नाउ द ये क्या हुआ, हम दो दो अलग अलग ये लिख दिए, क्या बोलते हैं उसको, श्रोडिंगर इक्वेशन लिख दिया, वन फॉर योर सेंटर ऑफ मास मोशन एंड अनदर फॉर योर रिलेटिव मोशन। ठीक है, हम लोग ए वाला रिलेटिव मोशन से इंटरेस्टेड है, एंड ई टोटल विल बी द सम ऑफ दिस टू एनर्जी टर्म्स। ओके, एंड मैंने पहले ही बोला था, एज ए केमिस्ट वी आर मोर इंटरेस्टेड अबाउट द रिलेटिव मोशन एंड नॉट इंटरेस्टेड इन द सेंटर ऑफ मास मोशन, बिकॉज ये जो सेंटर ऑफ मास है इसका मोशन के ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो वेरी सिंपल है, वो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो वी आर गोइंग टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रिलेटिव मोशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा रिलेटिव मोशन का श्रोडिंगर इक्वेशन। ये स्मॉल आर जितने दिख रहे हो दैट आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम योर न्यूक्लियस को सेंटर माना। ओके, so that will be the Schrodinger equation and for our relative motion। एंड ये जो रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव मोशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई एंड स्मॉल जेड। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड हो गया हमारा इलेक्ट्रॉन का कोऑर्डिनेट्स। सो दिस इज आर इलेक्ट्रॉन्स कोऑर्डिनेट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो फंक्शन है जो तीन वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है, उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं तीन अलग फंक्शन में, जो कि होगा, जो तीन फंक्शन का प्रोडक्ट होगा इक्वल टू द पेरेंट फंक्शन। दैट मीन्स साई ऑफ एक्स वाई जेड will be the product of three functions which are independent, which are dependent on only one variable। that means x कैपिटल x एक फंक्शन है जो स्मॉल x के ऊपर डिपेंड करेगा, y कैपिटल y डिपेंड करेगा y कोऑर्डिनेट के ऊपर, एंड कैपिटल z डिपेंड करेगा ओनली z कोऑर्डिनेट के ऊपर। एंड पोजीशन वेक्टर जो हो जाएगा उसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नाउ जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म में हम लोगों ने क्या देखा था, पोटेंशियल एनर्जी टर्म में ये जो पोटेंशियल एनर्जी टर्म इसमें 1/r है, तो 1/r कितना हो जाएगा, 1/r की जगह हम अगर इसको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट जो टर्म है ना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है सॉल्व करने में। सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व द श्रोडिंगर इक्वेशन यूजिंग दिस टाइप ऑफ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है न्यूक्लियस को सेंटर करके, एंड वो रोटेट करने के लिए जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसका रेडियस ऑलवेज सेम है, एनी टाइम द रेडियस इज सेम, रेडियस इज सेम। और ये रोटेट कर रहा है एक 3 डायमेंशनल स्पेस में। दैट मीन्स it is rotating in a spherical path। okay, that means इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस दैट फॉर्म्स ए स्फेरिकल सिमेट्री एंड और दैट फॉलो ए स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल पार्ट में घूम रहा है। दैट मीन्स एक फुटबॉल है, फुटबॉल का सेंटर में हमारा न्यूक्लियस बैठा है और फुटबॉल का सरफेस जो है उसमें हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। दैट इज ऐसा मूव कर रहा है, ऐसे भी मूव कर सकता है, एनी डायरेक्शन इट विल मूविंग। So we have to go for a polar coordinate। okay, polar coordinate क्या है, polar coordinate है जिसमें हम दो एंगल थीटा एंड फाई एंड रेडियस वेक्टर आर, that means the position from center, here center is the our nucleus and from distance from nucleus to electron distance is r, that is the radius of the sphere। okay, so ये हम लोगों ने देखा था। तो ये जो है अभी हम लोगों ने ये क्या किया था, हम लोगों ने पहले ही देख लिया था ये जो कैसे कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट एक्सचेंज होता है। तो हमारा जो जेड कंपोनेंट होगा वो आर कॉस थीटा, जो एक्स कंपोनेंट होगा दैट विल बी आवर आर साइन थीटा कॉस फाई, एंड वाई कंपोनेंट जो होगा वो हो जाएगा आर साइन थीटा साइन फाई। ये हम लोगों ने देख चुका था। अभी ये जो लिमिट दैट मीन्स कितने से कितने होगा थीटा एंड फाई का लिमिट, फाई का लिमिट होगा
फाई का लिमिट कितना होगा, फाई का लिमिट हो जाएगा तुम्हारा दैट पाई से 0 से पाई तक होगा, और थीटा का लिमिट होगा 0 to 180, दैट इज 0 to तो थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 से 80 डिग्री 180 के बीच, एंड फाई का वैल्यू हो जाएगा 0 से 360 के बीच। तो किसी भी पोजीशन में अगर है हम लोग और उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ फाई है, तो हम क्या करेंगे, तो +2 पाई ऐड कर देंगे तो हम लोग वही सेम पोजीशन में आ जाएंगे। सो साई एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में हम लोग था, हम लोग ये कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं आर थीटा फाई में। तो जो हमारा जो श्रोडिंगर इक्वेशन है उसमें हम डेल स्क्वायर देखे थे, डेल स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर है वो एक्स वाई जेड के ऊपर डिपेंड करता था। सिमिलरली हेयर आर थीटा फाई के ऊपर डिपेंड करेगा, तो उसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, डेल एक्स को ऐसे आर थीटा फाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड कन्वर्ट करने के बाद वो आएगा हैमिल्टोनियन जो आएगा, दैट इज नाउ ये जो एच हैमिल्टोनियन है ये रिलेटिव मोशन के लिए है, तो -h×2/2 म्यू 1/r² डेल डेल r² डेल r प्लस तो 1/r² साइन थीटा डेल डेल थीटा साइन थीटा डेल थीटा/डेल थीटा, एंड दिस इज द फाई टर्म, एंड उसके साथ क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो ये जो होगा हमारा हैमिल्टोनियन फॉर रिलेटिव मोशन इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। देखो एक्स वाई जेड था, हमारा आर थीटा फाई है, ठीक है ना। जो श्रोडिंगर इक्वेशन है फॉर द रिलेटिव मोशन अभी हम लोग नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं अराउंड न्यूक्लियस, ये कंसीडर कर लिए हैं, एंड हम लोग भूल गए हैं सेंटर ऑफ मास को, सो साई हम लोग अभी साई लिख रहे हैं जनरली। तो एच साई इक्वल टू, और एच के जगह हम लोग एच रिलेटिव नहीं लिख के एच लिख रहे हैं, तो एच साई इक्वल टू ई साई, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, एच के जगह हम लोग डाल दिए हैं दैट वन, एंड साई के जगह हम लोग डाल दिए साई ई साई। सो ये जो ई है दैट इज एनर्जी ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड है, ओके। अभी हम लोग जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के टर्म पे काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर देखे थे, दैट इज मच मोर सिंपलर देन दिस, बिकॉज अप टू दिस इज द काइनेटिक एनर्जी टर्म। लेकिन हम पोलर कोऑर्डिनेट में स्विच किया, स्विच करने के बाद देखा और ये और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो क्या फ़ायदा है, कुछ फ़ायदा है। लेट्स सी हाउ कैन वी डू दैट एंड व्हाट विल बी द बेनिफिट, ओके। ये फर्स्ट टर्म जो है ये आर के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें कोई थीटा नहीं है, ओके। उसको थोड़ा रीअरेंज करके r² को बाहर लेके गया, तो ये हमारा आर के ऊपर डिपेंड करता है, सेकेंड टर्म थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, थर्ड टर्म फाई के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। वी कैन कंसीडर दैट द फर्स्ट टर्म इज द काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू चेंज इन आर। ये जो फर्स्ट टर्म है ये आर चेंज होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसको हम मान रहे हैं कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ आर। आर चेंज करने से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स ये जो फर्स्ट इतना तक है दैट इज ड्यू टू द चेंज इन आर, एंड क्या चेंज है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इन चेंज इन द आर। ये थीटा चेंज होने से हो रहा है, एंड ये फाई चेंज होने से हो रहा है, दैट इज 3 टर्म्स। one is the kinetic energy term associated with r, and second is the associated with theta, and third is the associated with phi। देखो फर्स्ट थिंग इज द एसोसिएटेड विथ आर, इसको रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड और थर्ड जो है वो डिपेंड करता है दो एंगल के बीच, सो दीज आर टू एंगुलर पार्ट, थीटा एंड फाई, ओके। सो क्या करेंगे हम, जो हमारा वेव फंक्शन था उसको हम सेपरेट करके 3 अलग वेरिएबल में लिख सकते हैं, क्योंकि साई जो है वो एक पार्ट डिपेंड करेगा आर, कैपिटल आर, जो डिपेंड करेगा स्मॉल का आर के ऊपर केवल,
और कैपिटल थीटा जो डिपेंड करेगा स्मॉल थीटा के ऊपर, एंड कैपिटल फाई डिपेंड करेगा स्मॉल फाई के ऊपर। सो साई के जगह अभी हम लोग डाल देंगे आर थीटा फाई। ये हम लोग इस ऑपरेटर इसको हम लिखेंगे कैपिटल आर, कैपिटल थीटा एंड कैपिटल फाई। इसको हम अगर डालेंगे उस श्रोडिंगर इक्वेशन में, दैट विल बी लुक्स लाइक दिस, a square mu r 1 by r square and then your r theta phi part this. Okay, now this will be, क्या करेंगे हम दोनों साइड को अभी हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब आर के रिस्पेक्ट में करेंगे तब आर वाला पार्ट का ही होगा, बाकी सब कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा, सिमिलरली देयर आर थीटा के टाइम आर एंड फाई बाहर आ जाएगा, एंड फाई के टाइम आर एंड थीटा बाहर आ जाएगा, कैपिटल थीटा। इसको हम थीटा लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। एंड अभी हम क्या करेंगे, आर थीटा फाई दे के बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा क्या 1 by r स्क्वायर इंटू आर, ये हो जाएगा, इसमें थीटा आएगा बस और इसमें फाई आएगा। अभी ये हो गया, इसमें तो डिवाइड कर दिया, सब वैनिश हो जाएगा, ई हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा 1 2 3 टर्म। ये 3 टर्म में देखो लास्ट वाला जो टर्म है उसमें क्या बचा है, साइन स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 by 5 कैपिटल फाई दिस। ये अगर 1 by साइन स्क्वायर थीटा को हम हटा देंगे, देन व्हाट विल हैपन, दिस ये जो वाला पोर्शन है डिपेंड्स ओनली फाई। ओके, अभी हम कैसे इसको ये दो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को रीअरेंज करके ऐसे कर सकते हैं कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड में बस फाई वाला पार्ट रहे, दिस पार्ट, एंड राइट हैंड साइड में रहेगा आर एंड थीटा ई अदर थिंग्स। इसको इधर लेके गया और पूरे थिंग को लेके गया इधर, और ये जो हमारा फाई वाला पार्ट है इधर लेफ्ट हैंड साइड में रखा। तो एफ ऑफ फाई दैट मीन्स फंक्शन ऑफ फाई विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एफ आर डिपेंडेंट एंड थीटा डिपेंडेंट। सो इस जैसे ए करेंगे, ए इक्वल हो जाएगा, एंड इक्वल जब होता है हम इसको मान सकते हैं इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो हमारा जो फाई डिपेंडेंट पार्ट है वो क्या है, माइनस 1 by 5, और you can write this or you can write what you can write, this is plus, this is minus, माइनस दिस, क्योंकि ये माइनस साइन का हम थोड़ा इधर उधर करेंगे तो, क्योंकि ए फाई को हम लोग इधर लेके गया, ई को इधर लाया, तो माइनस दिस इक्वल टू, और somehow I can take the minus sign common, or it will be like this, 1 minus 1 by phi of phi del 2 phi कैपिटल phi by del phi 2 इक्वल टू m स्क्वायर। अभी ये हो जाएगा दिस, एंड इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, दैट विल बी आवर एंड del 2 phi, दिस विल बी आवर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा, इफ वी पुट m स्क्वायर इन इक्वेशन 10 देन वी हैव दिस, क्योंकि वो वाला जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, इसके जगह और हम लोग m स्क्वायर डाल देंगे तो ये हो जाएगा दैट मच, माइनस साइन स्क्वायर आर स्क्वायर थीटा डिपेंड ऑन थीटा ओनली। हम m स्क्वायर, ये जो फाई वाला पार्ट था उसको माइनस m स्क्वायर माना था, तो ये हो जाएगा हमारा
फाई डिपेंडेंट पार्ट की जगह अगर एम स्क्वायर हम लोग लिख दिया, सो दैट विल बी आवर, इधर रहेगा आर स्क्वायर, दैट विल बी आवर थीटा डिपेंडेंट पार्ट ओनली। ओके, वो हो जाएगा हमारा थीटा डिपेंडेंट पार्ट। अभी थीटा डिपेंडेंट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर वे में जो थीटा के साथ रिलेटेड है, जो थीटा के साथ केवल थीटा में डिपेंड करता है, उसको ले लेंगे। उसको हम लोग क्या मानेंगे, उसको हम माइनस बीटा लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम स्क्वायर प्लस, ओके, so that will be beta, another constant. So beta will be like this, then our equation will be like this, okay. एंड ये हो गया हमारा थीटा डिपेंडेंट इक्वेशन। हम लोगों ने फाई डिपेंडेंट इक्वेशन ये मिल गया, हम लोग को मिल गया ये थीटा डिपेंडेंट इक्वेशन ये मिल गया, ठीक है। थीटा डिपेंडेंट इक्वेशन ये मिल गया। अभी थीटा डिपेंडेंट जो पार्ट है, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक हम लोग माइनस बीटा माना था, तो माइनस बीटा डाल देंगे तो टोटल इक्वेशन हो जाएगा, वो डिपेंड कर जाएगा किसके ऊपर, आर के ऊपर, केवल आर के ऊपर। तो ये हो जाएगा रेडियल पार्ट, ये हो जाएगा हमारा थीटा डिपेंडेंट पार्ट, और ये हो जाएगा हमारा फाई डिपेंडेंट पार्ट। हमको तीन अलग इक्वेशन मिल जाएगा। तीन अलग इक्वेशन से हम तीन कैपिटल थीटा, कैपिटल फाई एंड कैपिटल आर को डिटरमाइन कर सकते हैं। सो कैपिटल आर वाला जो फंक्शन है उसको बोलते हैं रेडियल फंक्शन, और जो थीटा एंड फाई, कैपिटल थीटा कैपिटल फाई है, उसको बोलते हैं एंगुलर फंक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 1 by 1 आएगा, फाई वाला पार्ट जो है, दिस वन और फाई पार्ट, एंड इसका जो सॉल्यूशन आएगा ये हो जाएगा a e⁻im फाई। अभी इसको क्या करेंगे, ये जो है ये क्या है, ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, ये को इवैल्यूएट करेंगे। ए को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। तो हम पहले देखेंगे टोटल वेव फंक्शन जो है, दैट मीन्स फॉर रिलेटिव मोशन, उसका नॉर्मलाइजेशन 1 होना चाहिए। सो 1 कैसे आएगा, और ये जो डी टाउ टर्म है वॉल्यूम एलिमेंट हियर हो जाएगा, डी टाउ का मतलब क्या है, डी टाउ जो है, डी टाउ इज आवर वॉल्यूम एलिमेंट, इसका मतलब है डी एक्स डी वाई डी जेड। तो डी एक्स डी वाई डी जेड को अगर हम आर थीटा फाई फॉर्म में लिखेंगे, ये आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी वाई। और लिमिट कितना होता है, आर का लिमिट 0 to इन्फिनिटी होता है, 0 to पाई होता है थीटा का, फाई होता है 2 पाई। तो ये हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन टोटल वेव फंक्शन का। तो आर थीटा फाई ऐसा करके नॉर्मलाइजेशन है। तो नॉर्मलाइजेशन प्रोडक्ट 1 आना है। अब हम तीन अलग इंटीग्रल में बांट दिया, इसका वैल्यू 1 रहेगा, इसका वैल्यू 1 रहेगा, इसका वैल्यू 1 रहेगा, तो 1 ही होगा टोटल वैल्यू मल्टीप्लिकेशन वैल्यू, ओके। थ्री इंटीग्रल सेपरेटली, देन टोटल प्रोडक्ट विल बी 1, दैट इज द सिंपलेस्ट वे। अभी and that is the simplest way, and that is the normalization procedure for r theta and phi part, okay. And separately unity position xz plane, and for any point phi equal to 0 and 360 and equivalent, phi equal to 0 and 360 are represent the same point, okay. अभी क्या करेंगे, अभी हम इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने के बाद आ जाएगा, इफ़ यू डू द नॉर्मलाइजेशन प्रॉपरली, then your wave function will be like this. If you do the normalization, then your wave function will be 1 by root 2 pi, that will be constant, normalization constant, and im phi, m का वैल्यू कितना हो सकता है, m का वैल्यू 0 +-1 +-2 ये सब हो सकता है, ओके। एंड
फाई एम क्यों लिखा, फाई एम लिखा क्योंकि फाई का कैपिटल फाई का वैल्यू डिपेंड करेगा एक कांस्टेंट जो एम है, स्मॉल एम, एंड दिस विल बी योर क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 0 +-1 +-2 ये सब हो सकता है। सो हम लोग देख लिए हैं कैसे हमारा फाई वाला पार्ट को हम लोग सॉल्व किया। नाउ we will in the next class we will discuss the theta part and the elaborate that means just syllabus में ये फंक्शन जो है that means फाई कितना है, थीटा कितना है एंड आर कितना है ये जानना है। इसका जो डिटेल डेरिवेशन ऑफ योर थीटा एंड आर नॉट एसेंशियल। So phi is the simplest, so I have told you about the phi solution for phi. Okay, we are not interested about the detailed solution of theta and r. That means theta part and r is capital R, capital theta and capital R.